WWH के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी टीम के कुछ लोग, आर्यन, इंस्पेक्टर अंगद, सब घर के बाहर खड़े थे और सोच रहे थे कि घर के अंदर हो क्या रहा होगा आखिर, और सब परेशान थे। वहीं अंदर प्रिया ने सभी सिपाहियों को अब तक हरा दिया था, पर अब तक वो काफ़ी थक गई थी। वही स्मृति को होश आ चुका था और आसपास जो हो रहा था उससे वो काफ़ी हैरान थी। समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। क्या ये सब एक बुरा सपना है या सच? चांद अभी भी लाल था और प्रिया को इतना तो पता चल गया था कि वो काफ़ी समय से इन सब से लड़ रही है और अब तक दिन हो जाना चाहिए था, पर अभी भी रात है और सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे पहले था। इसका एक ही मतलब था कि वक्त थम चुका है। वहीं छत पर वेदा बेड़ियों में जकड़े हुए थे और बस तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे। शक्तियाँ उनके सर पर चढ़ चुकी थी। संदीप फ्रीज हुआ पड़ा था। बस ये समझ नहीं आ रहा था कि ये किया किसने, क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट बता रहे थे अंदर वो नेगेटिव पावर जब तक पॉजिटिविटी को ख़त्म नहीं कर देगी पूर्ण रूप से, तब तक ये घेरा टूटेगा नहीं। पर अंदर चीज़ें काफ़ी अलग थी। वेदा तो बेड़ियों में जकड़े जा चुके थे, पर संदीप जम सा गया था। वो चाहता तो वेदा को कब का मार देता, पर वहीं घर के बाकी सभी सदस्य बिल्कुल हैरान खोए हुए से थे। ये सब हुआ क्या? वो बाहर कैसे जाएंगे? कोई कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। आर्यन यहाँ वहाँ बस टहल रहा था। काफ़ी चिंता थी उसे। अंदर जाने का वो रास्ता ढूंढ रहा था। वहीं इंस्पेक्टर अंगद अपनी बुलेट को डबल स्टैंड पर लगाकर उसके ऊपर बैठे हुए थे और बस सोच रहे थे कि क्या जो ये प्रेसिडेंट ने बताया है ये सब सच होगा या बस ऐसी हवा में की गई बात। पर जो वो देख पा रहे थे वो भी झूठ नहीं था। सर, कुछ करना होगा। अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। सर के पास ताकत तो आ गई है पर वो इतनी भी नहीं है, मतलब है पर नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अंदर क्या हो रहा है मैं सोच सोच कर घबरा रहा हूँ। मेरा दिल बैठा जा रहा है कि तभी एक जानी पहचानी आवाज़ आर्यन के कानों में पड़ी। कोई था पीछे उसके। आर्यन, दिल मत बैठा, खड़ा कर लो उसे। मैंने कहा था ना, आगे जाकर बहुत सी चुनौतियां आएंगी, और देखो आ गई। ये बात सुन एकदम से आर्यन का मन खुश हो गया। उसे सुकून मिला। उसने पलट कर देखा तो जो वो सोच रहा था ये वही है। गुरुजी खड़े थे पीछे। वही गुरुजी जिन्होंने वेदा को सारे चक्रों का ज्ञान दिया। आर्यन जाकर उन्हें प्रणाम करता है, जिस पर गुरुजी कहते हैं, कहा था ना जल्द मुलाकात होगी, और हो गई। परेशान लग रहे हो, समझता हूँ परेशानी का कारण, पर चिंता मत करो। अंदर सब कुछ रुक सा गया। वेदांत अब तक मर जाता। मैंने उसे कहा था अपनी भावनाओं को काबू में रखना, पर जब भी स्मृति पर बात आती है उसकी भावनाएं काबू में नहीं रहती और इसी वजह से वो दिमाग से काम नहीं ले पा रहा। खैर, जानते हो, एक चुटकी में यहाँ पर मारूंगा और अंदर वेदांत की मौत हो जाएगी, क्योंकि वह संदीप तलवार ताने बस वेदा के सामने खड़ा है, पर जमा हुआ है। मैंने उसे अपनी ताकतों से जमा दिया था। ये सब प्रेसिडेंट भी हैरान होते हुए सुन रहे थे और अंकित भी, पर आर्यन उनकी शक्तियों से वाकिफ था। तो गुरुजी, अब सर उस संदीप को कैसे रहेंगे? जिस पर गुरुजी हंसे और बोले, उसका काम है मृग मित्र सुर को हराना। अभी वो सब कुछ ढंग से सीखा नहीं है। जब तक अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाएगा किसी को नहीं हरा पाएगा। कंधे पर टांगा उन्होंने एक झोला उतारा और जमीन पर रखा। ये क्या गुरुजी? आर्यन ने पूछा, जिस पर उस झोले को खोलते हुए वो बोले, वही जिसे तुम उठा नहीं पाए थे। मैंने कहा था ना, बहुत जल्द इसका उपयोग करने वाला हूँ मैं। तुम्हें लगा होगा मृग मित्रासुर के लिए, पर नहीं, आज के लिए ये समय सही है। उस झोले के अंदर उनका वही पुश्तैनी अस्त्र था जिसे हर कोई उठा नहीं सकता था। अंगद आगे आया और उसने वो अस्त्र देखा। आर्यन, तुम इसे नहीं उठा पाए थे? इतने कमजोर हो क्या तुम? खाना ना खाया करो, मोमोज खाने से पावर नहीं आती शरीर में। इंस्पेक्टर अंगद ने कहा, आप तो बढ़िया जिम जाते हो, बॉडी बना रखी है और प्रोटीन भी पीते हो।
आप उठाकर दिखा दो मुझे। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा। वो अपनी बातों बातों में उन्हें चैलेंज कर रहा था कि वो उठाकर दिखाए। अब तक बाकी सब भी एकत्रित हो चुके थे। अंगद पूरे कॉन्फिडेंस में आगे आता है। उसने एक हाथ से उस अस्त्र के हत्थे को पकड़ा और उठाना चाहा, पर उठा ना पाया। दोनों हाथ लगाए पर फिर भी नहीं उठा पाया। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उसने, पर वो टस से मस न हुआ। एकदम से अंगद पीछे की ओर गया और बोला, ये थौर का हथौड़ा क्या जो कोई उठा नहीं पा रहा? जिस पर आर्यन हंसा और बोला, बस निकल गई ना हवा। इसे तुम थौर का हथौड़ा ही समझो, जो गुरुजी के अलावा और कोई भी नहीं उठा सकता। पर यह सब छोड़िए, अंदर कैसे जाएंगे ये बताइए। ये सब बातें सुनते हुए प्रेसिडेंट आगे आए और बोले, आर्यन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब तक कोई बहुत ही ताकतवर शख्स आकर इसे नहीं तोड़ेगा हम अंदर नहीं जा सकते। वो अभी ये सब बोल ही रहे थे कि तभी अपने एक हाथ से उस अस्त्र को उठा गुरुजी ने जमीन पर मारा। एक तेज रोशनी हुई और वो सब उस घर के अंदर पहुंच गए, जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और चांद पूरा लाल था। प्रेसिडेंट के बोलते शब्द एकदम से रुक गए। ये सब देख सब घबरा चुके थे। WWH की पूरी टीम भी वहां पर आ चुकी थी और बिल्कुल सब सकपका गए थे। इंस्पेक्टर अंगद तो ये देख एकदम से भौचक्के रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो अचानक से कि तभी प्रिया और स्मृति भागते हुए उनके पास आती है। गुरुजी, आप यहाँ देखिए ना, ये सब क्या हो रहा है। जिस पर गुरुजी उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, जानता हूँ बेटी, जानता हूँ, और जो मैंने सिखाया था उसका तुमने सही उपयोग किया। मैं जानता था कि ये सब होगा और तुम स्मृति को बचाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें सब ज्ञान दिया। रही बात, अब हम उसे ठिकाने लगाएंगे। ये सुनकर स्मृति ने कहा, किसे ठिकाने लगाएंगे गुरुजी? गुरुजी हल्का सा स्मृति को देख मुस्कुराए और बोले, तुम बहुत चीज़ों से गुजरी हो मेरी बच्ची, पर अब सब सही होगा, सब कुछ सही होगा। तुम्हें लगता होगा तुम्हारी माँ गलत थी, पर नहीं, ये सब तुम्हारे चाचा का किया था और अब मैं उसे ठिकाने लगाऊंगा। पत्थर टूट गया है और अब इन सब चीज़ों का अंत होगा। सब ऊपर वेदा के पास जाते। वेदा बेड़ियों में जकड़े हुए थे और बस चिल्ला रहे थे। उनकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी, शक्तियाँ माथे पर चढ़ चुकी थी। और ठीक सामने संदीप वेदा से थोड़ी दूर तलवार ताने खड़ा था। अगर मैंने एक चुटकी मारी तो यह आज़ाद हो जाएगा और वेदा के ऊपर वार करके वेदा को मार देगा। जैसे ये सब करने वाला था मैंने इसे तुरंत रोका, पर उस पूरी शक्ति ने वेदा के हाथों पैरों पर बेड़ियां डाल दी ताकि वेदा संदीप को न मार सके। इस वेदा से मैंने कितना कहा, भावनाओं को काबू कर, भावनाओं को काबू पर। स्मृति पर जैसे बात आती अपना आपा खो देता है। देखो कैसे चिल्ला रहा है। अभी हम में से किसी को पहचान नहीं पा रहा होगा, बस इसके दिमाग में स्मृति घूम रही होगी। ये सुन स्मृति शर्मा सी गई, पर यहाँ बात बहुत गंभीर थी। हालांकि संदीप जमा हुआ था, पर उसके पैर हल्के हल्के हिलने लगे थे। और इस बात पर गौर किया इंस्पेक्टर अंगद ने। संदीप इससे पहले कोई हलचल कर पाता, उन्होंने तुरंत बंदूक तानी और सीधा संदीप पर फायर किया। पर संदीप बिल्कुल बिजली की रफ्तार से गायब होकर अंगद के पीछे पहुंचा। उसके हाथों में तलवार थी और तलवार थी अंगद के गर्दन पर। सब चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। अंगद का गला कटने वाला था। गुरुजी भी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। संदीप ने हाथों को टाइट किया, बस किसी भी क्षण वह तलवार अंगद का गला रेत कर उसे जमीन पर गिराने वाली थी। वेदा वहीं यह सब होते हुए देख रहे थे और चिल्ला रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। हाथों पैरों में बेड़ियां थी। अब आगे क्या होगा ये सोचकर सबके माथे पर शिकन की लकीरें उभर आई। वहीं संदीप हंस रहा था।